नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में साथियों अपन ने जो है वो शैक्षिक परिदृश्य के बारे में पहली क्लास ली थी। उसमें 25 प्रश्नों पर अपने डिस्कशन किया था। आज फिर 25 प्रश्न लेके आया हूं। इन 25 प्रश्न के माध्यम से अपन कम से कम 70-80 प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो है वो अपने साथियों को भी रिकमेंड करें ताकि हमारे चैनल की थोड़ी ग्रोथ हो सके। अब बिना देर किए हुए अपन पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, शिक्षा का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए साथियों, शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A में वर्णित है। अनुच्छेद 21A में जो है वो शिक्षा का अधिकार वर्णित है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। पहले जो है वो ये संविधान में शामिल नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। तो यह है शिक्षा का अधिकार। तो आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, SIQE का पूरा नाम क्या है? देखिए, राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार की एक योजना है SIQE। इसका पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके माध्यम से जो है वो बच्चों को जो है वो शिक्षा प्रदान की जाती है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से छोटे बच्चों को यानी प्राथमिक स्तर के बच्चों को यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। नो बैग डे सप्ताह के कौन से दिन मनाया जाता है? देखिए, नो बैग डे, पहली बात, नो बैग डे मनाया क्यों जाता है? देखिए, बच्चा 6 दिन स्कूल आता है, संडे की छुट्टी रहती है, तो 6 दिन में से एक दिन को ऐसा घोषित कर दिया जाए जिस दिन बच्चे के बस्ते का बोझ कम हो सके, टाबर एकदम फ्री फील कर सके, वो आवे और आगे मजो रहे, उसको पढ़ाई की उस दिन ज्यादा चिंता ना हो। और वो 5 दिन की थकान जो है, जो मंडे से फ्राइडे तक जो बच्चे की थकान है वो उतर जाए और शनिवार को वो आगे मस्ती से जो है वो विद्यालय में रहे। ये नो बैग डे है। और खेल खेल में वो जो उस दिन की थीम होती है, उस थीम के माध्यम से वो जो है वो चीजों के बारे में जाने। जैसे कभी राजस्थान के बारे में जानने की थीम थी, तो कभी व्यवसायिक कौशल से संबंधित थीम थी, कभी अपने शरीर को जानने की थीम थी। अलग अलग थीम इस नो बैग डे पर चलाई जाती है। तो नो बैग डे मंडे से फ्राइडे तक शिक्षा होती है और शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है। तो यही तो प्रश्न है कि नो बैग डे किस दिन मनाया जाता है? नो बैग डे सैटरडे यानी शनिवार को मनाया जाता है। चलते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए साथियों, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है वो जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो इसकी स्थापना 1974। इसका मुख्यालय जयपुर, मुख्यालय तो हो गया जयपुर, स्थापना 74। पर प्रश्न यह पूछा है कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों, इसका अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो राजस्थान का शिक्षा मंत्री होता है। यानी राजस्थान का शिक्षा मंत्री राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का जो है वो पदेन अध्यक्ष होता है। और ये जो राज्य शिक्षा मंत्री है ये वर्तमान में है बी.डी. कल्ला। बी.डी. कल्ला साहब शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री है।
तो निश्चित तौर से इसके अध्यक्ष भी कौन हो गए, बी डी कल्ला हो गए। तो पदेन अध्यक्ष होता है कौन, राज्य का शिक्षा मंत्री। किसका, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी और जिसका कार्यालय जो है वो जयपुर में स्थित है। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। गार्गी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सबसे पहले बात, गार्गी पुरस्कार दिया किसे जाता है? देखिए, गार्गी पुरस्कार सबसे पहली बात किसे दिया जाता है, यह ध्यान रखने वाली बात है। गार्गी पुरस्कार 10वीं और प्रवेशिका, प्रवेशिका यानी संस्कृत जो माध्यम से होती है वो प्रवेशिका हो गई, और 10वीं जो है वो सीधी 10वीं हो गई। जो बालिका कक्षा 10 या प्रवेशिका को उत्तीर्ण करती है 75% अंकों के साथ, उस बालिका को 6,000 रुपए 2 किस्तों में राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अब यह प्रश्न यह पूछा है कि यह राज्य सरकार का कौन सा उपक्रम ये पैसे देता है? तो पहले तो यह क्लियर कर लीजिए कि मिलता किसे है। तो मैं लिख देता हूं, कक्षा 10 व प्रवेशिका की वे बालिकाएं जो 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करती है, उन्हें गार्गी पुरस्कार मिलता है। तो तो ध्यान रखिया कि गार्गी पुरस्कार 10वीं की लड़कियां मिले। अब बात यह आ गई कि 12वीं की बालिकाओं को भी तो मिलता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, 12वीं की बालिकाओं को भी पैसा मिलता है, लेकिन 12वीं की बालिकाओं को बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत पैसा मिलता है, गार्गी पुरस्कार के तहत पैसा नहीं मिलता। उनको 5,000 रुपए मिलते हैं, इन बालिकाओं को 3-3 हजार की 2 किस्त यानी 6,000 रुपए मिलते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह जो गार्गी पुरस्कार है उसकी राशि दी किसके द्वारा जाती है? तो यह दी जाती है बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा यह राशि दी जाती है। इस बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 1995 को हुई थी। 30 मार्च 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका अध्यक्ष जो होता है वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। जैसे पिछले पाठ प्रश्न में अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष कौन होता है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई उसका अध्यक्ष जो है वो राज्य का शिक्षा मंत्री होता है। वैसे ही बालिका शिक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष जो है वो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, यानी अशोक गहलोत साहब वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। अब इसका वित्त कहां से आता है, इसके पास इतना पैसा कहां से आता है? ये बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन इतनी योजनाएं चलाने के लिए इसके पास पैसा कहां से आता है? जितनी भी नई जो बोर्ड द्वारा या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जो भी नया जो है वो स्कूल को रेज करने के ऑर्डर दिए जाते हैं, उन्हें नए संकाय खोलने के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं या नए विद्यालय खोले जाते हैं, तो उनका एक हिस्सा उन विद्यालयों को, निजी विद्यालयों को जो है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन में देना पड़ता है। तो एक उनको जो है वो डोनेट करना पड़ता है राशि बालिका शिक्षा फाउंडेशन को। तो उससे क्या होता है कि इसका फंड बढ़ता चला जाता है और उस फंड का ये उपयोग जो है वो इन बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए करती है। तो गार्गी पुरस्कार केवल 10वीं क्लास की बालिकाओं को ही मिलता है। 12वीं की बालिकाओं को बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत जो है वो पैसे प्राप्त होते हैं, 5,000, इनको 6,000। चलते हैं आगे छठे प्रश्न की ओर। समसा की स्थापना कब हुई? देखिए, समसा की जो स्थापना है वो होती है 2018 में। अब बात करते हैं कि समसा है क्या। समसा है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान ये 2018 में बना। इससे पहले 3 अभियान चल रहे थे, उन तीनों को जोड़ दिया गया। नंबर 1 SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। उसके बाद 2 नंबर रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
अभियान, और तीसरा TE यानी शिक्षक शिक्षा। इन तीनों को मिलाकर जो है वो समसा का गठन 2018 में कर दिया गया। अब ये अलग अलग जो काम करते थे वो सारे काम समसा के द्वारा किए जाते हैं। पहले ऐसे से 1 से 8 तक के विद्यालयों को चलाता था, रमसा जो है वो 9 से 12 तक के विद्यालयों के लिए, और शिक्षक शिक्षा अलग थी। अब इन सबको जोड़कर इनका एक रूप बना दिया जिसे नाम दिया गया है समसा, समग्र शिक्षा अभियान। क्लियर है? तो समग्र शिक्षा अभियान की स्थापना 2018 में हुई थी। 3 अभियानों को जोड़कर, एसएसए, रमसा और टीचर एजुकेशन को जोड़कर जो है वो समसा का निर्माण किया गया है। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, राजस्थान शिक्षा दर्शन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। अब पहली बात, शिक्षा दर्शन योजना है क्या? देखिए 1 जून 2020 से 1 जून 2020 से राज्य सरकार ने कोरोना के कारण जो बच्चों की शिक्षा में गैप आ गया था कि भाई कोरोना आ गया है, उस वजह से बच्चों की शिक्षा बंद हो गई है, तो उसके लिए टेलीविजन पर यह तय किया कि जो है वो लगभग 3.25 घंटे के करीब जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और बच्चे ताकि जो है वो उस लर्निंग गैप को पाट सके, क्योंकि आने वाले समय में भी उस समय लग रहा था कि कोरोना इतना जल्दी जाने वाला है नहीं, तो उसके लिए ये शुरू किया गया था। अब देखते हैं इसे कौन सा कथन सही है। 1 से 12 के विद्यार्थियों को 2 घंटे शिक्षण करवाया गया। इसमें जो है वो 1 से 12 की जगह अपन कर देते हैं इसे, ये तो कथन 9 से 12 है, एक्चुअल में इसमें 9 से 12 है, इसके लिए 2 घंटे रखे गए थे। 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 75 मिनट, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। इसके द्वारा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को कार्टून के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, यह भी सत्य है। और इस कार्यक्रम को जापान की सहायता से चलाया गया, यह असत्य है। कारण यह है कि यह जो कार्यक्रम था वो यूनिसेफ के द्वारा, यूनिसेफ की सहायता से चलाया गया था। यह कार्यक्रम यूनिसेफ की सहायता से चलाया गया था। इसके लिए जो फंड दिया गया था वो यूनिसेफ के द्वारा दिया गया था, तो ये यूनिसेफ के द्वारा यह कार्यक्रम संचालित किया गया था। चलते हैं आगे। RKSMBK यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उद्देश्य उपचारात्मक शिक्षा है, बिल्कुल उपचारात्मक शिक्षण है। मैंने आपको बताया भी था कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में कोरोना के कारण लर्निंग गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उनको सभी सामान्य बच्चों के बराबर लाने के लिए, कक्षा स्तर के बराबर लाने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है, रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है। इसके लिए इसे प्रारंभ किया गया है, यानी बेसिक्स सिखाने के लिए इसको जो है वो प्रारंभ किया गया है। दूसरा, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित का अध्ययन करवाया जा रहा है। बिल्कुल इसमें वर्कबुक दी गई है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वर्कबुक कक्षा 1 से 8 तक उपलब्ध करवाई गई है, ताकि बच्चे उस लर्निंग बुक को पढ़कर जो है, उस वर्कबुक को पढ़कर और उसमें टेस्ट देके जो है वो बच्चे अच्छे जो है वो ज्ञान को प्राप्त कर सके और कक्षा के स्तर को बराबर ला सके। बेसलाइन असेसमेंट के द्वारा छात्र का निर्धारण किया जाता है। यह बेसलाइन असेसमेंट क्या होता है? बेसलाइन असेसमेंट का मतलब यह है कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले प्रत्येक बच्चों का एक टेस्ट लिया गया था। उस टेस्ट के माध्यम से बच्चों का आधार रेखा मूल्यांकन किया गया था, जिसके माध्यम से बच्चे क्या उस कक्षा के करीब पहुंच पा रहे हैं, उनमें कितना लर्निंग गैप है, उस हिसाब से बच्चों को शिक्षण करवाने की व्यवस्था इसमें की गई थी कि भाई क्या बच्चे बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं, ये देखने के लिए ये आधार रेखा मूल्यांकन, कई जगह आपको बेसलाइन जो असेसमेंट है इसका नाम आधार रेखा मूल्यांकन भी दिया हुआ हो सकता है, एक ही बात है। अगला, इसका मूल उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है, बिल्कुल असत्य कथन है। इसका मूल उद्देश्य
व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना नहीं है, ये तो सामान्य शिक्षा से जुड़ी हुई योजना है। इसके द्वारा जो बालकों में लर्निंग गैप है उसको पाटने की ये योजना है। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा का इसका कोई आपस में कोई इसका कनेक्शन नहीं है। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? साथियों, स्माइल कार्यक्रम की यदि मैं बात करूं तो स्माइल कार्यक्रम जो है वो 2020 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2020 में स्माइल प्रोग्राम शुरू किया गया था। एक्चुअल में स्माइल प्रोग्राम है कि स्माइल प्रोग्राम को मतलब है कि जब कोरोना के कारण स्कूलें बंद हो गई थी, तो वो लॉकडाउन की वजह से स्कूलें बहुत दिनों तक बंद रही थी, तो बच्चे जो है वो स्कूलों से एकदम छूट गए थे, पढ़ाई से एकदम दूर हो गए थे। उन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने या राजस्थान राज्य स्कूल परिषद ने मिलकर जो है वो स्माइल प्रोग्राम लॉन्च किया। ये स्माइल प्रोग्राम क्या करता है कि बच्चों तक पहुंचता है, बहुत सारे प्रत्येक विद्यालय के बच्चों के लिए ग्रुप बनाए गए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। उन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को जो है वो कंटेंट उस तक पहुंचाया गया, और कंटेंट भी वापस जब बच्चा अपना होमवर्क पूरा कर लेता था तो उस कंटेंट को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है वो शिक्षक तक पहुंचाया गया। कई बच्चे ऐसे थे जिनके पास जो है वो व्हाट्सएप वाला फोन भी नहीं था, तो उन बच्चों के पास जाकर शिक्षक को जो है उन्हें होमवर्क देना था, उनको जांच करने का भी काम दिया गया। इसके लिए स्माइल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया ताकि बच्चे पढ़ाई से जो है वो विमुख न हो जाए कहीं। इसीलिए इस प्रोग्राम को 2020 में लॉन्च किया गया था। इस स्माइल प्रोग्राम के 3 फेज आ चुके हैं अब तक, 1, 2 और 3, ताकि बच्चे जो है उस लर्निंग गैप को दूर कर सके। तो राज्य सरकार ये कई योजनाएं संचालित कर रही है, उनमें एक स्माइल प्रोग्राम भी संचालित किया गया था। हालांकि वर्तमान में अब जब रेगुलर विद्यालय प्रारंभ हो गए हैं तो वर्तमान में इस साल जो है वो स्माइल प्रोग्राम संचालित नहीं किया गया। ये 3 ही साल जो है वो 3rd फेज का ये स्माइल प्रोग्राम शुरू किया गया था। अब की बार जो है वो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ये लगभग इसी स्माइल प्रोग्राम से ही संबंधित ऐसा प्रोग्राम था। चलते हैं वापस 10वें प्रश्न की ओर। टैफ किस पोर्टल पर भरे जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं ये आखिर टैफ होता क्या है। टैफ होता है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है टैफ की? टीचर अप्रेजल फॉर्मेट। इसमें क्या होता है कि शिक्षक अपने आप अपना मूल्यांकन करता है कि मैंने क्या किया है। शिक्षक इसमें अपना मूल्यांकन स्वयं ही करता है। यह स्वयं मूल्यांकन विधि से संबंधित है टैफ। यह ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि टैफ है क्या। शिक्षक अपना मूल्यांकन स्वयं करता है कि मैंने क्या किया है। नंबर देने होते हैं कि आपने यह काम किया, 5 में से आप अपने आप को कितने नंबर देते हैं? खुद ही में ही अपने आप नंबर 2 कि भाई मैंने सही किया गलत किया, वो खुद ही अपना जो है वो मूल्यांकन करता है। वो टैफ फॉर्म है। ये टैफ फॉर्म जो है वो कौन से पोर्टल पर भरे जाते हैं? देखो, शाला दर्पण और शाला दर्शन, शाला सिद्धि, ये तीनों पोर्टल हैं। देखो, शाला दर्पण पर ये भरे जाते हैं। पहले तो आपको मैं ये बता देता हूं कि शाला दर्पण पर ये भरे जाते हैं। अब ये शाला दर्शन क्या है? कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में पहले शाला दर्शन चला करता था, बाद में उसे शाला दर्पण के साथ मर्ज कर दिया गया। तो वर्तमान में शाला दर्पण और शाला दर्शन तो एक ही है। शाला दर्शन को शाला दर्पण से मर्ज कर दिया गया। तो या तो ये मान लीजिए कि शाला दर्शन चल ही नहीं रहा, या ये मान लीजिए इसका शाला दर्पण में विलय हो गया। अब ये चल रही है शाला सिद्धि। अब जैसे टैफ है ना, वैसे ही शाला सिद्धि है। टैफ और शाला सिद्धि में क्या अंतर है? टैफ मूल्यांकन करता है शिक्षक अपना खुद का, टैफ में मूल्यांकन करता है शिक्षक अपना। और शाला सिद्धि ये केंद्र सरकार की योजना है, ये केंद्र सरकार का पोर्टल है जिसमें शिक्षक या प्रधानाचार्य अपने विद्यालय का मूल्यांकन करते हैं स्वयं, कि उनका विद्यालय अब किन कसौटियों पर कितना खरा उतरा है। उसमें मॉड्यूल होते हैं, आयाम होते हैं। उन आयामों में
प्रधानाचार्य या जो भी शिक्षक उसको संभाल रहा है वो स्वयं अपने विद्यालय को नंबर देते हैं कि भाई हमने ये किया, अटेंडेंस के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थी कितने आए, भाई बहुत आए, 5 में से 4 नंबर आ गए, 5 नंबर दे दिए, देने अपने को खुद को ही है। तो ये शालासिद्धि पोर्टल जो है वो विद्यालय का मूल्यांकन प्रपत्र मान लीजिए साल में एक बार भरा जाता है, केंद्र सरकार की योजना है, और शाला दर्पण पर टैब भरे जाते हैं। टैब शिक्षक का मूल्यांकन प्रपत्र है जो साल में 2 बार भरा जाता है। टैब साल में 2 बार भरे जाते हैं, साल में 2 बार, 2 छमाही में टैब भरे जाते हैं। तो टैब जो है वो शिक्षकों का मूल्यांकन प्रपत्र है, और मूल्यांकन करता कौन है? शिक्षकों का स्वयं ही करते हैं, खुद ही करे, स्वयंभू। चलते हैं आगे। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पदनाम होता है? यानी विद्यालय का जो प्रधान होता है, संस्था प्रधान जो होता है, उसका एसएमसी में क्या पद होता है? उसका एसएमसी में देखो, अध्यक्ष तो अभिभावक होता है एसएमसी का, तो एसएमसी का अध्यक्ष, एसएमसी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वह उपाध्यक्ष अभिभावक होता है। तो आ तो कन्फर्म है कि वो अध्यक्ष नहीं होता, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं होता, ये तो पक्का हो गया। अब या तो वित्त सचिव होता है या पदेन सदस्य सचिव होता है। एक्चुअल में ये होता है पदेन सदस्य सचिव, यानी एसएमसी का सचिव जो होता है वो पदेन सदस्य सचिव इसलिए लिखा गया है कि वो पदेन होता है, जो संस्था प्रधान होगा वो ऑटोमेटिक एसएमसी का पदेन सचिव होता है। अगर एसडीएमसी की बात करें तो वो उसका पदेन अध्यक्ष होता है। एसडीएमसी का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो संस्था प्रधान होता है, जबकि एसएमसी में वो पदेन सदस्य सचिव होता है, यानी पदेन सदस्य सचिव जो होता है वो संस्था प्रधान होता है। निश्चित तौर से बढ़िया प्रश्न है। चलते हैं आगे। एनईपी में कौन सी कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षण की बात कही गई है? देखो मेरी माने तो मातृभाषा में ही शिक्षण होना चाहिए, लेकिन मोटी बात यह है कि वैश्विक स्तर पर और राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो भाषा उपयोग में ली जाती है उन भाषाओं का भी ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि सारा ही केवल मातृभाषा में होनी चाहिए। निश्चित तौर से मारवाड़ी को जो है वो अनुसूची 8 में शामिल करना चाहिए, इस बात को तो मैंने पूरा समर्थन है। लेकिन बात यह है कि एनईपी 2005 में कहां तक मातृभाषा के शिक्षण की बात कही गई है? तो मातृभाषा की बात कही गई है 5वीं कक्षा तक। कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को, यानी प्राथमिक शिक्षा बच्चे को टाबर ने बिकी भाषा में मिलनी चाहिए ताकि वो सीख सके। बच्चा जो भाषा बोलता है जब भी मैं पढ़ी सी तो टाबर 100% सीख सी, और एक बार वो पकड़ कर गया, एक बार वह रेल पर पटरी पर रेल आ गई तो फिर देखो रेल दौड़ती जैसी सरपट। टाबर एक कर सीख गयो, सीखने में मन पड़ गया उसका, तो फिर बच्चा कमजोर नहीं रहेगा। लेकिन यदि 5वीं तक उसकी नींव ही कमजोर होगी तो टाबर फिर आगे 6ठी 7वीं 8वीं में सीखने में कामयाब नहीं होगा। अब चक्कर क्या होता है, हमारे घर का माहौल वैसा होता नहीं है, और अंग्रेजी माध्यम का मैं कहूं या अंग्रेजी माध्यम का तो बिल्कुल ही नहीं होता, फिर भी बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया जाता है तो बहुत सारे बच्चे कमजोर रह जाते हैं। तो एनईपी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि 5वीं तक के बच्चों को तो सिर्फ और सिर्फ किस में शिक्षा मिलनी चाहिए? उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। 13 नंबर प्रश्न, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक पाठशाला में 200 से अधिक नामांकन होने पर छात्र शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? यानी अगर नामांकन 200 से ज्यादा, ये ध्यान रखना, नामांकन यदि 200 से ज्यादा है तो अनुपात है 1:40, यानी 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। यह ध्यान रखना, एक शिक्षक और 40 बच्चे, इससे ज्यादा अनुपात होना नहीं चाहिए। 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, और 200 से ऊपर है तो वहां प्रधानाध्यापक का पद भी होना चाहिए। निश्चित तौर से यह अनुपात जो है वो आरटीई 2009 में बताया गया है। आगे चलते हैं। आरटीई 2009 के अनुसार
शिक्षक को निम्न में से किन कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। प्रश्न यह है कि किन कार्यों में लगाया नहीं जा सकता। यदि मैं शिक्षक की बात करूं तो धारा 27 ये कहती है, आरटी की धारा 27 ये कहती है, धारा 27 ये कहती है कि शिक्षक को केवल महत्वपूर्ण कामों में लगाया जा सकता है, जैसे जनगणना में लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्य में लगाया जा सकता है, चुनावों में लगाया जा सकता है, लेकिन प्लस पोलियो कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये कार्यक्रम तो वर्ष भर चलते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में मास्टर टावरन फिर गलियों में घूम घूम के दुआई पे आवो कर पढ़ाया कर। और ये प्रोग्राम में पहले आरटीई 2000 नहीं आया था, नो, उससे पहले जब गांव में गंडक गिनना है तो मास्टर, जब और की काम करना है तो मास्टर, गांव में शौचालयों का जो है वो गिनती करनी है तो मास्टर, और जब गांव में जो है वो कोई और रैली करनी है, कोई पोलियो पियानो है कि और की पियानो है, तो सो क्या मैं मास्टरी हूं था। लेकिन 2009 के बाद ये स्टिक रूल बना दिया गया कि भाई इन 3-4 कामों को छोड़कर अन्य कामों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। इन कामों के लिए आप अन्य कोई, आपका इन कामों को छोड़कर अन्य कोई काम है तो आप अपने करिए। शिक्षक अब अध्यापन का काम करेगा निश्चित तौर से। 27 नंबर धारा ये कहती है। तो वर्तमान में प्लस पोलियो में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। आगे चलते हैं। आरटीई 2009 का संबंध है, यानी आरटीई 2009 से किसका संबंध है? विद्यार्थियों को समानता का अधिकार नहीं, ये नहीं है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का अधिकार, उच्च गुणवत्ता वाली नहीं, निःशुल्क शिक्षा का होना, छात्रों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। देखो मूल रूप से इसका संबंध जो है ना इससे, हालांकि सबसे ही यह दिव्यांग छात्रों की शिक्षा मतलब जुड़ा हुआ तो सबसे ही है, लेकिन अगर एकदम सटीक देखें आप ये नहीं कह सकते। देखो मैं आपको बताऊं, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं और गलत हो जाते हैं। उत्तर चारों सही है, लेकिन इनमें से सही कौन सा है, सही में से सही कौन सा है, ऐसे ही प्रश्नों से जो है वो मेरिट बनती है। इसका उत्तर यह हो सकता है, क्योंकि आरटी निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ये कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा राज्य व्यवस्था करेगा। अपन ने पहले प्रश्न में पूछा था अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A यही तो कहता है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है वो छात्रों को दी जाएगी। तो वही ये अधिकार है आरटीई 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से ये भारत में लागू हुआ था और इस अधिकार के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। चलते हैं आगे। आरटी 2009 की किस धारा में शिक्षक की योग्यताओं का उल्लेख है? देखिए बात करते हैं आरटीई 2009 की शिक्षक की जो योग्यताएं हैं उनकी। देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूं शिक्षक की योग्यताओं का उल्लेख धारा 23 में है। अब शिक्षक की योग्यताएं क्या होगी ये जो है वो निर्धारित की गई है कि भाई शिक्षक जो है वो इन योग्यताओं से परिपूर्ण, न्यूनतम योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो 5 साल में इन योग्यताओं को प्राप्त करे, ये तय माना गया है। अब इसके लिए आपने एक पात्रता परीक्षा भी जिसे टीईटी कहा जाता है, टीईटी यानी टीचर शिक्षक पात्रता टेस्ट या परीक्षा, जिसको जो है वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे राजस्थान में रीट कहा जाता है ना, ये रीट टेट वो एक ही है, और रीट कह दो और चाहे टेट कह दो वो एक ही है, और उपज है आरटीई 2009 की। इसका द्वारा ही जो है वो बच्चों को जो है शिक्षकों को ये योग्यताएं प्राप्त करना जरूरी है। तो ये कौन सी धारा में है? धारा 23 में बात लिखेड़ी है, शिक्षक की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। एक बार 7 नंबर धारा पूछ ली थी, धारा 7 पूछ ली थी जिसमें इसके वित्त पोषण का उल्लेख है। वित्त पोषण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ये धारा जो है वो 7 में वित्त पोषण का उल्लेख है आरटी 2009 की, और इसमें जो है वो केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 बताया गया है। 60:40 बताया गया है। ठीक है, कई राज्यों में ये 90:10 भी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में ये 90:10 है। एसएमसी का पुनर्गठन कितने समय बाद करना होता है?
यानी मोटा मोटी साधारण सौ प्रश्न है कि एसएमसी यानी विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल इसका फिक्स है, 2 साल होते हैं। कार्यकाल होता है इसका 2 वर्ष, 2 वर्ष का मात्र इसका कार्यकाल होता है। 2 वर्ष के लिए जो है वो एसएमसी का गठन किया जाता है। 2 वर्ष बाद इसका दोबारा पुनर्गठन करना अनिवार्य होता है। तो एसएमसी का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। चला आगे। आरटीई 2009 की किस धारा के तहत गैर राजकीय विद्यालयों में 25% सीट आरक्षित होगी? देखो 25% सीटें आरक्षित होती है कमजोर वर्ग के लोगों के लिए। अब जब निशुल्क शिक्षा का अधिकार आया तो उसमें एक ये भी नियम था कि गैर राजकीय विद्यालयों में भी जो है वो बच्चे अध्ययन कर सकेंगे। ये जो है वो धारा है 12(1) ग में लिखा गया है कि कम से कम 25% सीटें गैर राजकीय विद्यालयों में भी जो है वो छात्रों के लिए उपलब्ध रहेगी और उनका पैसा जो है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। फीस का पुनर्भरण जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आरटीई 2009 की धारा 12(1) ग में ये लिखा गया है कि 25% सीटें जो है वो गैर राजकीय विद्यालयों में भी निर्बल जो दुर्बल समुदाय है उनके लिए ये आरक्षित रहेगी। चलते हैं आगे 19वें प्रश्न की ओर। छात्राओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना कब प्रारंभ की गई? देखो 9वीं क्लास की छात्राओं को जो है वो पहले साइकिल वितरण की जाने की योजना प्रारंभ की गई थी। ये योजना जो है वो 2008-9 में इस योजना को जो है वो 7-8 में इस योजना को शुरू किया गया था। 2007-8 में इस योजना को शुरू किया गया था। उस समय इसमें एक नियम रखा गया था कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाली उन बालिकाओं को यह साइकिल दी जाएगी जिनका घर विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर है। जिन बालिकाओं का घर विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर है उन बालिकाओं को जो है वो साइकिल प्रदान की जाएगी, उन बालिकाओं को यह साइकिल दी जाएगी। बाद में इस योजना का पैटर्न चेंज कर दिया गया। 1 साल जो है वो बच्चियों को रुपए भी दिए गए थे, 2-2 हजार या 2500 रुपए से कुछ दिए गए थे साइकिल खरीदने के लिए। उसके बाद ये नियम कर दिया गया कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाली सभी बालिकाओं को जो है वो वर्तमान में ये जो है वो साइकिल दी जाती है। लेकिन उसमें नियम यह है कि यदि कोई बच्ची ये साइकिल ले लेती है तो बाद में उसे ट्रांसपोर्ट वाउचर का लाभ नहीं दिया जाता। 9, 10, 11, 12 में बालिकाओं को जो ट्रांसपोर्ट वाउचर का लाभ मिलता है 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, वो जिस बालिका ने साइकिल ले ली है उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर का लाभ नहीं दिया जाता। और हाल ही में एक नई योजना और शुरू की है कि कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं को भी साइकिल देने की योजना सरकार बना रही है। हो सकता है 2-5 दिनों में उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो जाए। गार्गी पुरस्कार समारोह है प्रति वर्ष आयोजित होता है, यानी गार्गी पुरस्कार जो समारोह है वो किस दिन आयोजित होता है? देखिए हमेशा ये बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित होता है। बसंत पंचमी यानी कि माघ शुक्ल पंचमी, यही होती है क्या? माघ शुक्ल पंचमी को जो है वो बसंत पंचमी मनाई जाती है और माघ शुक्ल पंचमी के दिन ही ये गार्गी पुरस्कार वितरण योजना प्रारंभ की गई है। तो गार्गी वो आयोजित किया जाता है इसका समारोह। गार्गी पुरस्कार समारोह जो है वो हमेशा बसंत पंचमी को ही आयोजित किया जाता है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा 10वीं क्लास में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम कितने कार्य दिवस निर्धारित है? देखिए प्रश्न संख्या 21 में बकायदा ये लिखा गया है कि कितने जो है वो दिन निर्धारित है। तो इसके लिए 200 कार्य दिवस होने जरूरी है। 200 कार्य दिवस की जो है वो अवधि निर्धारित की गई है कक्षा 1 से 5 के लिए।
और 1 से 8 के लिए जो है वो कक्षा 1 से 8 के लिए 6 से 8 के लिए 6 से 8 के लिए शुरू की गई है 220 दिन। 6 से 8 के लिए 220 दिन और 105 के लिए 200 दिन का शिक्षण कार्य साल में होना जरूरी बताया गया है RTE 2009 में। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कम से कम साल में इतने दिन तो शिक्षण होना चाहिए। 6 से 8 के लिए 220 और जो है वो 1 से 5 के लिए पूछा है ना, 1 से 5 के लिए 200। और मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि शिक्षक के लिए 45 घंटे प्रति सप्ताह का शिक्षण करवाना जरूरी है। तो शिक्षक के लिए 45 घंटे प्रति सप्ताह, लेकिन 45 घंटे का मतलब यहाँ 45 कालांश है, घंटे नहीं होते। तो 45 कालांश का शिक्षण होना जरूरी है शिक्षक के लिए। 1 उ 5 तक के टाबरां के लिए 200, 1 6 उ 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 220 शिक्षण दिवस होने चाहिए। चलते हैं आगे। SIQE के घटक है। मैंने आपको बताया था SIQE की फुल फॉर्म आपको बताई थी। अब इसके घटक आ गए। इसके 3 घटक होते हैं CCE, CCP, ABL। तो इसका उत्तर तो हो गया उपरोक्त सभी। CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये तो होता है CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यही होता है अंग्रेजी में, ऐसा सही होता है कुछ। उसके बाद है CPP बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंट्रल्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा। ABL यानी गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण। ABL की फुल फॉर्म होती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये तीनों ही SIQE के घटक होते हैं। तो इसका उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। गैर राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु कितने विद्यालयों का विकल्प भरा जा सकता है? जब भी कोई विद्यार्थी विकल्प भरता है तो वो मैक्सिमम 5 विद्यालयों का विकल्प भर सकता है। कितने विद्यालयों का? 5 विद्यालयों का विकल्प भर सकता है कि उपरोक्त 5 विद्यालयों में मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो निःशुल्क में, और सबसे पहली बात ध्यान रखना, केवल बच्चे का जो नामांकन है वो पहली फर्स्ट क्लास या कहीं में KG में भी चलता है, उनमें ही होता है। फर्स्ट क्लास से नीचे नीचे ही एडमिशन होता है बच्चे का, बाकी में निःशुल्क एडमिशन होता ही नहीं है। फर्स्ट क्लास से नीचे वाली क्लासों में या फर्स्ट क्लास में ही निःशुल्क जो है वो बच्चे का एडमिशन होगा। उसके लिए उसकी आयु कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए, 6 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 ही होनी चाहिए। 5-6 के बीच में आयु के बच्चों का ये एडमिशन होता है पहली क्लास में। चलते हैं आगे। लहर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखो, लहर कार्यक्रम जो है के तहत जब जहां शिक्षक कम होते हैं वहां राज्य सरकार ने ये योजना बनाई थी, वहां लहर कक्ष बनवाए थे। उनमें जो है वो बढ़िया पेंटिंग्स बनवाई गई थी ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके। ABCD लिख दिए गए वहां, ABCD लिख दिए गए वहां, ANR, ये AIU ये लिख दिए गए, क लिख दिए गए, गिनती लिख दी गई, पहाड़े लिख दिए गए, और सारा पूरा का पूरा कमरा इतना रोमांचक बना दिया गया कि बच्चे अपने आप खेल खेल में सीख सके, बच्चा बिना जान सके। ई वास्ते आई खेल खेल में शिक्षा, एक महीने खेल खेल में टाबर खेल भोग रहे और वह सीख ले। मास्टर कमा पहली ई वास्ते लहर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं। राजस्थान में स्कूटी वितरण योजना किस लोक देवता के नाम से प्रारंभ की गई? देखिए, राजस्थान में जो है वो स्कूटी वितरण योजना 2011-12 में शुरू की गई थी। 2011-12 में इसे शुरू
किया गया था और इसे देव नारायण जी के नाम पर देव नारायण स्कूटी वितरण योजना कहा जाता है। साथ ही ध्यान रखना, देव नारायण जी की जयंती जो है वो माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है और हाल ही में पहली बार देव नारायण जी की जयंती पर जो है वो राज्य सरकार द्वारा छुट्टी की घोषणा भी की गई थी। हाल ही में शायद शनिवार को जो है वो छुट्टी की घोषणा की गई थी देव नारायण जी की जयंती के अवसर पर। तो इनकी तिथि जरूर याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कि इनकी जयंती कब आती है। इनकी जयंती आती है माघ शुक्ल सप्तमी को जो है वो देव नारायण जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए साथियों, आज की कक्षा में ये 25 प्रश्न थे और 25 प्रश्नों के माध्यम से अपन ने डिस्कस करते हुए कम से कम 70 से 80 प्रश्नों पर अपन ने प्रकाश डाला। आपको क्लास कैसी लगी इसका कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ अपने साथियों को प्रोत्साहित करें और कक्षा जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप जो है वो अपने व्हाट्सएप पर भी स्टेटस लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा कक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।